Hello everyone, welcome on Exam4 and welcome on today's new short video class. आज की short video class में हम एक important topic लेंगे which is BioAsia 2021. BioAsia 2021 which is going to be held 22nd and 23rd February. इसका जो थीम रहेगा वो है मूव द निडल. अब व्हाट इज बायो एशिया, ये किस पर फोकस करता है, ठीक है, ये किस तरीके का फोरम है, किस तरीके का मंच है और क्या इसके उद्देश्य हैं, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो कोविड के पीरियड के बाद में अगर हम देखें तो जितना भी बायोकेमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इसमें एक नया बूम देखा गया. बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जितनी भी कंपनीज थी उनके शेयर्स में भी बड़े उछाल देखे गए. तो आने वाली जो डिकेड है इसमें बायोटेक्निकल, बायोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में बड़े प्रेडिक्शंस किए गए हैं और उसी दिशा में एक बड़ा कदम है बायो एशिया कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये एक तरीके का एक ग्लोबल फोरम है. इसमें काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी, काफ़ी सारे बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं. बहुत सारे इंटर गवर्नमेंटल पैनल से भी लोग यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे के साथ में नॉलेज शेयरिंग का काम करते हैं. ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर जॉट डाउन किए हैं. ठीक है, अभी जो बायो एशिया समिट होने वाला है इसमें बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन. सप्लाई चेन फॉर व्हाट? सप्लाई चेन फॉर वैक्सीन, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का पीरियड चल रहा है ऑल अराउंड द ग्लोब. तो वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. द एंटायर वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम द सप्लाई चेन इंटरप्शन. ठीक है, सप्लाई चेन का एक हर्डल बना हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए कैसे ये काम कर सकते हैं एक फोरम के माध्यम से, वो चीजें यहां पर डिस्कस की जाएंगी. ठीक है, वर्ल्ड डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं, इंडिया को इस सेक्टर में क्या क्या करने की जरूरत है, क्या एफर्ट्स हम सप्लाई चेन के सुधार में हम कर सकते हैं ग्लोबली और नेशनली, स्ट्रैटेजी में कौन कौन सी नई स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं जैसे जिससे डी रिस्क फिनोमेना बने, जिससे हमारा रिस्क जो है वो इस सेक्टर में कम हो. इस संबंध में बायो एशिया समिट डिस्कस होने वाला है. सो 18th एडिशन है, याद रखना है आपको. दिस इज 18th एडिशन ऑफ बायो एशिया इवेंट और ये 22 और 23 फरवरी को हैदराबाद में होगा. हालांकि ये वर्चुअली भी हो रहा है और ऑफलाइन भी हो रहा है. इसमें लगभग 30,000 मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका जो थीम होगा मूव द निडल होगा. ठीक है, तो अगर हम इसके हाइलाइट्स के बारे में देखें तो इसका मेन फोकस जो होगा वो कोविड-19, इसका मेन फोकस होगा कोविड-19, फार्मा, मेडटेक एंड ग्लोबल हेल्थ के बारे में. ठीक है, और इसमें एक जो भी पैनल पार्टिसिपेट करेगा वो इसी फील्ड में डिस्कशन को आगे बढ़ाएगा, नॉलेज शेयरिंग करेगा और पूरा का पूरा फोकस जो है वो लाइफ साइंसेस इंडस्ट्रीज और इसमें आने वाले वेरियस चेंजेस के संबंध में होगा. तो अगर हम देखें बायो एशिया 2021 के बारे में तो मेडिकल टेक्नोलॉजीज, द प्लेटफॉर्म डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ दिस प्लेटफॉर्म डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री, मेडिकल टेक्नोलॉजीज. ठीक है, और इंडिया कैसे नेक्स्ट डिकेड में इस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, इसके बारे में भी यहां पर डिस्कशन होगा. आने वाले टाइम में जब ये समिट फाइनलाइज हो जाएगा तब हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो इंडिया का कुछ टारगेट है कि कैसे इंपोर्टर से एक्सपोर्टर हम बन सकते हैं दिस बायोटेक्निक इंडस्ट्री में, मेडिकल इक्विपमेंट्स के फील्ड में. इसमें हम कैसे एक बड़े सप्लाई चेन को ग्लोबल सप्लाई चेन से, नेशनल सप्लाई चेन को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ सकते हैं, इस बारे में भी ये डिस्कशन किया जाएगा. अगर हम इस इवेंट के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो सून इंडिया इज गोइंग टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. इंडिया की आबादी सबसे ज्यादा होगी और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आबादी ज्यादा होती है तो डिजीज लोड 20% बढ़ने वाला है. अगर डिजीज लोड 20% बढ़ता है तो हमें बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत ग्रोथ करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया टोटली डिपेंडेंट है मेडिकल इक्विपमेंट्स के फील्ड में, खासकर मेडिकल इक्विपमेंट्स के फील्ड में टोटली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है. अगर हमें इस इंपोर्ट को कम करना है तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हमें मेडटेक कंपनीज को भारत में स्टैब्लिश करना पड़ेगा. अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कई जगहों पर मेडटेक पार्क्स भी स्टैब्लिश किए जा रहे हैं. इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. तो पॉपुलेशन बढ़ने से बर्डन ऑफ डिजीज जो इंडिया का है वो भी बढ़ने वाला है और इस बढ़ते हुए डिजीज बर्डन से इंडिया का इंपोर्ट और बढ़ जाएगा, जो कि हमारे आत्मनिर्भर योजना के साथ तारतम्य नहीं रखता है. तो
इस बायो एशिया समिट में भारत इस पर भी फोकस करेगा कि कैसे हम इन्वेस्टर, रिसर्चर्स, नए स्टार्टअप, कॉन्ग्लोमरेट्स, इन्हें अपने यहां पर हेल्थ केयर सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव कैसे इन्हें अपने यहां पर इन्वेस्टमेंट करने, नए रिसर्च ऑर्गेनाइज करने और कुछ नए इनोवेशंस यहां पर करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो इवेंट होगा इट विल अबाउट बूस्ट टू इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। तो आपको याद रखना है बायो एशिया फोरम इज अबाउट बूस्टिंग बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। ये बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है। अगर हम लाइफ साइंसेस की बात करें तो लाइफ साइंसेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे प्रोड्यूसिंग, डेवलपिंग एंड कॉमर्शियलाइजिंग ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड वेरियस अदर इक्विपमेंट। हियर इज द सर्कल गिवन। सो लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री और इनकी डिमांड फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत को इस तरीके के फोरम्स में आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करना और उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम को अपने यहां इंप्लीमेंट करने की बड़ी आवश्यकता होगी। कंपनीज विच ऑपरेट दीज इंडस्ट्रीज लाइक प्रो क्लिनिकल स्टेज में, प्रो क्लिनिकल स्टेज हम किसे कहते हैं? प्रो क्लिनिकल वीडियो पॉज कर सकते हैं? सो इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव सेक्टर है आने वाले टाइम में, खासकर बायोमेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में। लाइफ साइंसेज सेक्टर में भारत को एक बड़े इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। फार्मास्यूटिकल में तो हालांकि हम अच्छा कर रहे हैं, पर फार्मास्यूटिकल में जो फंडामेंटल ड्रग्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं या बेसिक मटेरियल, रॉ मटेरियल है, उसे हमें ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो जितने भी थ्योरेटिक ड्रग्स हैं और उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उसे भारत को अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा, और ऐसे में बायो एशिया जैसे फोरम्स हमारी काफी मदद कर सकते हैं। प्रो क्लिनिकल स्टेज में हमें जिन मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती है उन्हें भी भारत अपने यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है। फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, सीआरओ, सीएमओ, ये सारी जो डिवाइसेस हैं वो हम अपने यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य होगा बायो एशिया से। भारत में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो भारत का बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर काफी डेवलप कर रहा है। हम 500 से ज्यादा हमारे पास अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 500 से ज्यादा लाइसेंस हैं जो हम वेरियस सेक्टर में वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्लांट्स स्टैब्लिश करने के लिए हम अमेरिका से ले चुके हैं। अगर हम बात करें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड भी ड्रग रेगुलेशन के तहत काफी काम करता है। और अगर हम बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया में एस्पेक्ट को देखें तो हमें आवश्यकता होगी स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल की। भारत में अगर हम देखें तो भारत की आबादी भी चाइना को सुपरसीड कर देगी, जिसमें 50% आबादी हमारी 25 साल या उससे कम होगी। तो वी हैव ह्यूज स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। अगर हम इनको स्किल बना पाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में तो हम इनको इस फील्ड में यूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में नए इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप्स डेवलप कर रही हैं। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी डेवलप किए जा रहे हैं और फॉरेन कंपनीज से इन्वेस्टमेंट भी यहां पर इनवाइट किए जा रहे हैं। पॉलिसी लेवल पर 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अलाउ की गई है। 100% एफडीआई मतलब कोई भी बाहर की कंपनी भारत में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है, पर वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब है जब हम ग्रास रूट लेवल से कोई प्रोजेक्ट लगाते हो तो उसे हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। अगर किसी एग्जिस्टिंग
प्लांट को हम परचेज करते हैं और उस प्लांट में मॉडिफिकेशन करके हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसे हम ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में 74% FDI ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में अलाउ की है गवर्नमेंट ने। तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट एक बड़े क्षेत्र को खोल रहा है। अगर हम एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर देखें तो भारत में पेशेंट लोड बढ़ने वाला है, डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, पेशेंट लोड बढ़ेगा और उस पेशेंट लोड को कैटर करने के लिए हमारे पास अगर इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज होंगी और खुद के प्लांट्स होंगे जहां पर हम अपने रिक्वायरमेंट की चीजें बनाएंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी बचेगा और भारत को आने वाले टाइम में बड़े ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व की काफी आवश्यकता होगी। अगर हम प्रेजेंट दौर में अगर देखें तो लगभग डबल ग्रोथ जो है वो बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा सेक्टर में देखी गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, भारत की आत्मनिर्भर भारत बनने के प्लान को देखते हुए बायो एशिया जैसे ग्लोबल फोरम, बायो एशिया जैसे मंच हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं और यहाँ पर जो नॉलेज शेयरिंग और इनोवेशन का ज्ञान भारत को प्राप्त होगा उसे हम अपने बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं। 18th एडिशन ऑफ बायो एशिया इवेंट किस बारे में है, उसका क्या थीम है। थीम तो आपको मुझे आंसर करके बताना है कि क्या थीम है बायो एशिया समिट का। ठीक है, बायो एशिया का ये जो इवेंट हो रहा है 18th, ये इसका क्या थीम यहां पर रखा गया है। थीम मैंने आपको बता दी है तो आपको आंसर करके मुझे बताना है। यहां पर एक मेंस के लिए भी क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है जिसे आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट इज लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री, डिस्कस इट्स पोटेंशियल इन मेकिंग मेडिकल सेक्टर रिजिलियंट, अफोर्डेबल फॉर ऑल। तो आपको आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए ये आंसर यहां पर आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच।